फ्रेंड्स, ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड ग्राफ चैप्टर का फोर्थ पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग लगभग फर्स्ट पार्ट से ही कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ हमने प्रॉब्लम भी सॉल्विंग स्टार्ट कर दी थी। थर्ड पार्ट तक हम लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए और फोर्थ पार्ट में भी हम लोग पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करेंगे। कॉन्सेप्ट्स जो भी हम यूज करने वाले हैं वो ऑलरेडी हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट में डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो अभी मोर और लेस हमारे पास जो भी काम बचा हुआ है सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम जो रेफरेंस बुक यूज कर रहे हैं, या हमारी पूरी सीरीज के लिए रेफरेंस बुक एक ही है, वेस्ट बंगाल बोर्ड की गणित प्रकाश क्लास 9 की जो बुक है, इसको एज ए रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं। इससे कुछ खास फर्क इस बात पे नहीं पड़ता है कि अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आप ये नहीं सोचिए कि इस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं तो इससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट जो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं और हमारी सारी क्लासेस में सबसे ज़्यादा फोकस कोर कॉन्सेप्ट्स पे है। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स जस्ट एक तरह का डिपिक्शन है कि कोर कॉन्सेप्ट्स को यूज करके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये जस्ट रेफरेंस के लिए है। तो अगर आप कोर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिए, ये रेफरेंस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें इस पे भी आप ध्यान दीजिए और आप देखिए कि आप जो भी बुक फॉलो करेंगे उसके प्रॉब्लम्स को आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स की मदद से कितनी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, हमारे पास प्रॉब्लम है, let us express the following statements into simultaneous linear equations and solve them graphically। यानी कि अभी जो भी प्रॉब्लम हमारे पास है इसमें हमें इसको पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन के टर्म्स में ये करना है, एक्सप्रेस करना है और उसके बाद उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करना है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और फिर देखते हैं कि उसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करें। प्रॉब्लम है, एट प्रेजेंट Rajat's maternal uncle is Rajat's maternal uncle is 16 years older than Rajat. 8 years later, his maternal uncles age will be two times of his age. Let us calculate the present age of Rajat and his maternal uncle। देखिए, प्रॉब्लम है, एट प्रेजेंट रजत्स मैटरनल अंकल इज 16 years older than Rajat. 8 years later his maternal uncle's age will be 2 times of his age. Let us calculate the present age of Rajat and his maternal uncle। तो पहला हमारा फोकस क्या है, ये अननोन क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ रजत एंड हिज मैटरनल अंकल, ये अननोन है। तो हम इसको पहले मान लेते हैं कि क्या है। Let us say present age of Rajat equal to x,
प्रेजेंट एज ऑफ रजत मैटरनल अंकल, रजत मैटरनल अंकल इक्वल टू वाई। ये दो चीज अननोन हो गए, ठीक, अननोन एंड वेरिएबल, ठीक है। लास्ट क्लासेज में हमने इस चीज को समझा है कि सबसे पहले हमें अननोन पे फोकस करना है, अननोन को आइडेंटिफाई करना है और उसको एक्स वाई मान लेना है। मान लिया, इसके बाद देखना है कि एक्स वाई में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए कंडीशंस क्या दिए हुए हैं। कंडीशंस क्या दिया हुआ है? एट प्रेजेंट रजत मैटरनल अंकल इज 16 ईयर्स ओल्डर देन रजत। तो रजत के मैटरनल अंकल की प्रेजेंट एज है वाई, तो एट प्रेजेंट क्या है? मैटरनल अंकल की एज 16 ईयर्स ओल्डर देन रजत, यानी रजत की एज से 16 साल ज्यादा है, ठीक। तो एक इक्वेशन मिल गई आपको। दूसरी क्या है कि 8 ईयर्स लेटर, यानी 8 साल बाद, तो 8 साल बाद रजत की एज कितनी हो जाती है? 8 साल बाद हिज मैटरनल अंकल्स एज विल बी 2 टाइम्स ऑफ हिज एज। तो 8 साल बाद रजत के मैटरनल अंकल की एज हो गई y+8, तो y+8 इक्वल टू कितना है? 2 टाइम्स रजत की एज। तो रजत की एज भी 8 साल बाद तो x+8 हो गई, तो इसकी 2 टाइम्स उसके मैटरनल अंकल के एज के बराबर हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, y+8 इक्वल टू 2x+16 और y इक्वल टू 2x+8, 8 इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये हो गया इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशन आ गए आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन में, आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो आप ये जानते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में जब आपने इस तरह से फॉर्म किया तो a कुछ भी नहीं है, x, y और c, यानी कि आप इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हो x माइनस वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हो 2x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये भी है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब आपको करना क्या है कि x और y की डेफिनिट वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि रजत और उसके अंकल की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। प्रेजेंट एज यानी आज के मोमेंट में जो बात हम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को, यानी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में उन दो की जो एज की जो वैल्यू है x और y, उसको फाइंड आउट करनी है। तो उसको फाइंड आउट करना है का मतलब क्या? अगर ए एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन मैंने ड्रॉ कर दिया है, इस पे हजारों पॉइंट्स आएंगे। यहाँ पे भी ए इक्वेशन मैंने ड्रॉ कर दिया, इसके भी हजारों पॉइंट्स आएंगे। लेकिन हमें कौन सी पॉइंट फाइंड करनी है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये तो दोनों इक्वेशन डेवलप ही हुए हैं इन सारे कंडीशंस को लेकर के, ठीक। यानी कि एक ऐसी पॉइंट जो इस इक्वेशन में भी वैलिड है, इस इक्वेशन में भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू प्रेजेंट एज है, y की वैल्यू भी प्रेजेंट एज है, यहाँ पे भी x की वैल्यू प्रेजेंट एज है, y की वैल्यू भी प्रेजेंट एज है। तो हमें एक ऐसा पॉइंट लाना है जो दोनों ही लाइन पे कॉमन हो, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या होगा कि आप अब इन दोनों को आप रिप्रेजेंट करोगे। ये तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन समझाने के लिए बता दिया। अब इक्वेशन को सॉल्व करके आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ में आपने क्या देखा? आप इक्वेशन 1 का ग्राफ प्लॉट करेंगे पहले। यहां पे आप x y इक्वल टू आपने लिखा है x+16, ठीक। तो आप x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू निकालो, यहां पे लिखो, इसको लिखना होगा इफ x इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 है देन y की वैल्यू क्या आएगी?
0 प्लस 16 इक्वल टू 16। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आए तो y की वैल्यू क्या आई 16। ठीक, इफ x इक्वल टू -5 देन y इक्वल टू -5 प्लस 16 दैट्स इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू जब आपने -5 ली तो y की वैल्यू आ गई 11। x की वैल्यू इफ x इक्वल टू -13 देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा -13 प्लस 16 दैट्स इक्वल टू 3। x की वैल्यू -13 होने पे y की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब x की वैल्यू 16 ले लो, -16 ले लो। इफ x की वैल्यू -16 मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि माइनस लूंगा तो माइनस और माइनस, -16 प्लस 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। देन y इक्वल टू -16 प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप -16 लेते हो तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको 4 पॉइंट्स मिल गए। अब इन 4 पॉइंट्स को आप क्या करोगे, ग्राफ में प्लॉट करोगे। सपोज आप यहां पे ग्राफ ठीक है, यहां पे आपने इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश की। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 16, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 16, एक पॉइंट यहां पे आया। x की वैल्यू -5 है, y की वैल्यू 11 है, x की वैल्यू -5 है, ये -5 है, y की वैल्यू 11 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आया। x की वैल्यू -13 है, यानी कि ये लाइन पीछे की तरफ चला जाएगा। हम और इस तरह से उन सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो इस तरह से एक आपको लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आपको एक लाइन देखने को मिलेगी। अब आप देखो, इसको आगे कंटिन्यू कर दो। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब आपको सपोज दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करना है। दूसरा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 8। दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 8। इधर x, y इक्वल टू 2x प्लस 8। ऐसे ही आप डिफरेंट वैल्यूज लेकर के आप इसको सॉल्व करोगे। मान लो x की वैल्यू जब 0 रखी हमने, x की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0, y की वैल्यू आ गई 8। ठीक, x की वैल्यू मैंने 5 रखी तो 5 इंटू 2 10 और 10 प्लस 8 18, ये आ गई। x की वैल्यू मान लो -4 रखी, x की वैल्यू अगर -4 रखी तो -4 इंटू 2 -8 प्लस 8 0, y की वैल्यू 0 आ गई। एक और ऐसे ही पॉइंट निकाल लेंगे। चलो मैं ए वाले पॉइंट पहले प्लॉट करता हूँ। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, यहाँ पे एक पॉइंट आया। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 18, x की वैल्यू मान लो यहाँ पे 5 है, y की वैल्यू यहाँ पे आ गई 18, यहाँ पे आ गई। ठीक, 18। x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू 0, ये भी एक पॉइंट हो गया। अब देखो, इन सारे पॉइंट्स को मिला करके आप एक लाइन ड्रॉ करो, और वो पहली वाली लाइन आप देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ए वाली पॉइंट तो मिल गई आपको, मतलब आपने स्केल से लाइन ड्रॉ किया, ये तो पॉइंट इंटरसेक्ट कर गए, लेकिन फिर इससे आपको x और y की वैल्यू कैसे मिलेगी, आप कैसे बताओगे। देखो, अब ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आप ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो।
और एक्स एक्सिस पे, और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो वाई एक्सिस पे। ठीक, तो यहाँ पे वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है ये होती है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स यानी अब्सिसा, और ये जो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है ये वाई वैल्यू होती है, ये होती है ऑर्डिनेट। तो अब आपको नीचे से काउंट करना है, जो स्क्वायर्स है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज वाई की वैल्यू आ गई 10। 10 आ नहीं रही है, वो आपको ग्राफ पे काउंट करके देख लेना है। एक्स की वैल्यू सपोज आप काउंट कर रहे हो, जो छोटे छोटे यूनिट्स है 1 2 3 4 5 6, ये यूनिट्स को कैसे हम काउंट करेंगे, क्या करेंगे, आप थर्ड पार्ट वाले वीडियो में देख लो, क्योंकि वहां पे हमने इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक्स की वैल्यू यहां से मान लो आ गई 8, तो हम डिपिक्ट कैसे करते हैं किसी भी पॉइंट को, उसके कोऑर्डिनेट से, यानी कोई पॉइंट पी है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई, तो एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 10। ठीक, ये पी वाले पॉइंट हो गए। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये हमने ग्राफ पे जो इंटरसेक्शन है, और ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि भाई यहां से एक्स डिस्टेंस, मतलब हॉरिजेंटल डिस्टेंस वाई एक्सिस से ये एक्स वैल्यू होती है, और वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस से ये वाई वैल्यू होती है। ये हमने काउंट कर लिया, वही तो हमारा आंसर है, एक्स और वाई, इन एक्स इक्वल टू 8 और वाई इक्वल टू 10, दैट इज द आंसर। ठीक, तो ग्राफिकली जब भी आपको बोला जाता है कि सॉल्व करो, तो पहले आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने होते हैं। इक्वेशन बनाने के बाद एक्स और वाई के डिफरेंट वैल्यूज के हिसाब से आपको एक चार्ट बनानी होती है, कैसे सॉल्व करते हैं आपने देखा। इसके बाद इस चार्ट के हिसाब से आपको पॉइंट्स ग्राफ में प्लॉट करने होते हैं। आप पॉइंट ग्राफ में प्लॉट करोगे अच्छे से, अब प्लॉट करने के बाद में उन सारे पॉइंट्स को आप कनेक्ट करोगे। ठीक है, आपने कनेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। इस लाइन को मान लो 4 पॉइंट है आपके पास, 4 पॉइंट को कनेक्ट किया, उसके बाद उस लाइन को पीछे भी ले जाओ, आगे भी ले जाओ, स्केल की मदद से आप उसको स्ट्रेट लाइन की तरह आगे बढ़ाओ और पीछे भी बढ़ाओ। फिर जो दूसरा इक्वेशन उसकी भी लाइन बनाओ, उसको भी आगे बढ़ाओ पीछे बढ़ाओ। जहां पे वो लाइन कट जाती है तो उस पॉइंट को राउंड करके गोला बनाइए, और उस गोले से, इसको मैं डिलीट करता हूं, मान लीजिए आपकी ए एक 1 2 3 पॉइंट से ए स्ट्रेट लाइन आई, दूसरी की लाइन ऐसे आई, ए मान लो यहाँ पे 1 पॉइंट मिला था, ये 2 पॉइंट मिला था, और ए तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पे लिया था। लेकिन हमने क्या किया कि ये 3 पॉइंट को मिलाकर यहीं तक लाइन आती थी, फिर भी स्केल की हेल्प से हमने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे इस लाइन को भी आगे पीछे बढ़ा दिया। अब ये दोनों लाइन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मान लो ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी से यहाँ पे वर्टिकल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे भी एक हॉरिजेंटल परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अच्छा, ये लिखना नहीं भूलना आप, वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश, और इधर एरो का साइन दे देना। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स और वाई एक्सिस इस तरह से करते हैं। अब ये जो आपका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आता है वाई, और ये डिस्टेंस आता है ये डिस्टेंस आता है एक्स, और ये डिस्टेंस आता है वाई। अब ये जो डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे, आप इन्हें काउंट करो, काउंट द ब्लॉक्स ऑन एक्स एक्सिस, दैट्स इक्वल टू अब्सिसा, that is value of x, value of x। आप यहां पे ए ब्लॉक्स काउंट कीजिए, काउंट द ब्लॉक्स ऑन y एक्सिस, काउंट द ब्लॉक्स
on y axis, that is ordinate, that is value of y। ठीक है, तो अब आपको x और y की वैल्यू के लिए क्या करना है, ग्राफ प्लॉट कर दिए, पॉइंट मिल गया, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए और ये परपेंडिकुलर जहां पे काटता है x एक्सिस को और y एक्सिस को, तो वहां तक आप ओरिजिन से, ठीक, काउंट द ब्लॉक्स ऑन y एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन ऑन x एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, इस तरह से ए पॉइंट जहां पे ए परपेंडिकुलर जहां पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का डिस्टेंस आप ओरिजिन से नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट करके आइए, फिर इसी तरह आप यहां पे भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट कीजिए, इस तरह से आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के प्रॉब्लम्स आएंगे वो सारे के सारे इसी तरह से सॉल्व होंगे। मतलब आपको मेन पॉइंट है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देख लेना आप कि एक चीज आपको कभी कभी क्या होगा कि आप देखोगे कि ये दो लाइन है, अब ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये दो लाइन, इस लाइन को देखिए, ये लाइन एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस को भी, दूसरी लाइन भी एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि आपको एक लाइन बताई गई और बोला गया कि वो एक्स और वाई एक्सिस के साथ में जो ट्राइंगल बना रहा है तो उस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। या ऐसे भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि भाई ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो उसकी दूरी ओरिजिन से कितनी होगी। ठीक, तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना भाई, बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको लगेगा कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास में अब आप ये लाइन भूल जाइए, स्ट्रेट लाइन भूल जाइए, आप स्ट्रेट लाइन भूल जाइए, स्ट्रेट लाइन हमने प्लॉट किया, आप डिलीट नहीं करना, मैं जस्ट ठीक से समझाने के लिए इसको डिलीट कर रहा हूं कि आपने एक्चुअल जब एग्जामिनेशन में या जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो जो लाइन है उसको आप रहने देंगे, मैं समझने के लिए इसको डिलीट कर रहा हूं ताकि आप आसानी से आपको समझा सकूं। अब मैं मानता हूं कि मैं यहां तक पहुंच गया, यानी पॉइंट पी को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखिए, ए एक्स, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है एक्स, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वाई। अब ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, क्योंकि हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और देखिए ये ऊपर में एक्स है तो यहां पर भी ये एक्स है, मतलब ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस एक्स है, क्योंकि भाई वाई एक्सिस तो ओरिजिन पे ही एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है ना, तो वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस या ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे दोनों सेम है। इसी तरह अगर ए वाली वैल्यू वाई है तो ए वाली वैल्यू भी यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू वाई है। ठीक, अब आपको पूछ रहा है कि अगर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा। देखिए हमने क्या कहा कि ए एक परपेंडिकुलर है, यानी राइट एंगल है, राइट एंगल, राइट एंगल है, तो ए क्या है, एक्स, ए हो गया इसका बेस और ए क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर हो गया। हमने बोला था ना हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, तो ए ओरिजिन से जो डिस्टेंस बोला जा रहा है ए बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया ना। अब हम क्या बोलते थे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हमने पाइथागोरस थ्योरम शायद रियल नंबर के चैप्टर में कंप्लीट किया है। पाइथागोरस थ्योरम था क्या कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ठीक,
तो अब आपको पूछा जा रहा है भाई कि यहाँ पे हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, बेस की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर की वैल्यू है प्लस वाई स्क्वायर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया। तो सिर्फ हाइपोटेनस अगर हमको निकालना हो तो दैट्स इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। और ये हाइपोटेनस क्या है, दिस इज नथिंग एल्स बट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज ओ पी। ये पी पॉइंट है, ओ है, ओ पी को मिलाएंगे तो इन यही इसका डिस्टेंस हो जाता है। ये जो लंबाई है ओ पी को मिलाने वाली वही तो उसकी डिस्टेंस हो गई, उसी को तो हम हाइपोटेनस बोल रहे हैं। हाइपोटेनस को पाइथागोरस थ्योरम से हमने दिखाया कि इस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपको यहाँ पे देखना है कि पहले तो आपने ग्राफ साइमल्टेनियस इक्वेशन डेवलप किया, स्टेप वन। अब आप देखो स्टेप वन क्या था, स्टेप वन डेवलप इक्वेशन, ठीक। स्टेप टू डेवलप वैल्यू चार्ट, वैल्यू चार्ट ऑफ एक्स एंड वाई। वो जो चार्ट बना रहे थे ना एक्स और वाई का ब्लॉक में। स्टेप थ्री प्लॉट पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर, डेवलप वैल्यू चार्ट ऑफ एक्स एंड वाई एट लीस्ट 3 पॉइंट, एट लीस्ट 3 पॉइंट्स, इसको आप ध्यान में रखिए। प्लॉट पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर, ठीक। स्टेप थ्री हो गया। स्टेप फोर ज्वाइन द पॉइंट्स, ज्वाइन एंड एक्सटेंड द पॉइंट्स टू मेक द ग्राफ। आपने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया और उसको एक्सटेंड कर दिया, ग्राफ हो गया। स्टेप फाइव लोकेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लोकेट किया। स्टेप सिक्स ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P on x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। स्टेप सेवन काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स फ्रॉम origin to perpendicular point, to perpendicular point, ठीक। यानी ये परपेंडिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर आया, ओरिजिन से आप इसकी डिस्टेंस, नंबर ब्लॉक, कितने ब्लॉक्स हैं काउंट कीजिए और इधर से कितने ब्लॉक हैं। स्टेप एट फाइंड एक्स एंड वाई, डिटरमाइन एक्स एंड वाई, डिटरमाइन, या स्टेप एट
एक्स एंड वाई फाइनलाइज्ड। ठीक, तो आप इस स्टेप्स के थ्रू आइए और आप देखिए कि इस तरह से आप फाइनली एक्स और वाई के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। और एक्स और वाई के वैल्यू को आपने फाइंड आउट कर लिया, फिर अगर पूछा जाए कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम ओरिजिन अगर लेना है तो वो कैसे आएगा, इसका ए फॉर्मूला आएगा। ठीक, चलिए, sum of two numbers is 15 and difference is 3, let us write the numbers by solving graphically। देखिए, अब इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं उन पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस में उनको पहले एक्सप्रेस करना है, फिर इस सारे स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए अप टू स्टेप 8, आपको एक्स और वाई के वैल्यू मिलेंगे और कैसे आएंगे ये चीज हमने यहाँ पे देखा। ठीक, तो अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे डेवलप करेंगे इस चीज को आप ऑलरेडी क्लास जो थर्ड पार्ट था इसमें भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अब कीजिए, सॉल्व कीजिए इन सारे पैटर्न्स को लेकर के, आप देखोगे कि सारे प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। चलिए, एक प्रॉब्लम थोड़ी सी अलग दिख रही है, इसमें कुछ नदी है, कुछ पानी है, तो चलिए देखते हैं। A boat covers 96 किलोमीटर in 16 hours। प्रॉब्लम है a boat covers 96 किलोमीटर in 16 hours while traveling downstream and it covers 16 kilometer in 8 hours while traveling upstream। Let us write the speed of the boat in still water and speed of stream by solving graphically। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले अननोन फाइंड करते हैं। यहाँ पे बोला है, खुद ही बोल रहा है, लेट अस राइट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अननोन, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक, तो लेट अस से इसको सॉल्यूशन हम करेंगे। सॉल्यूशन, लेट अस से स्पीड ऑफ वाटर in still water, speed of boat, okay, sorry, speed of boat in still water is x। अच्छा, आपने एक चीज देखा होगा कि जब भी मैं कोई एज लिख रहा हूं, कोई नंबर लिख रहा हूं या स्पीड लिख रहा हूं, तो एज का भी यूनिट होता है ईयर्स,
स्पीड का यूनिट किलोमीटर मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन जब मैं x लिख रहा हूं तो इसके सामने x किलोमीटर पर आवर, x मीटर पर सेकेंड, ये सारी चीजें मैं नहीं लिख रहा। या इसके पहले भी जो प्रॉब्लम सॉल्व किए उसमें कभी x ईयर्स नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने मान लिया भाई x अपने आप में कंप्लीट अननोन है, इसमें उसकी यूनिट भी इंक्लूडेड है। तो बार बार x ईयर्स y ईयर्स लिखने से प्रॉब्लम लेंदी होगा, कंबरसम होगा और टाइम टेकिंग होगा। जबकि हम सिर्फ x और y की वैल्यू सॉल्व करते हैं ना, लास्ट में लिख देंगे कि x ईयर्स है और x, देखिए जब यहाँ पे सारी वैल्यूज किलोमीटर में है, आवर्स में है, तो x की वैल्यू किलोमीटर आवर्स में ही आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होगा तो x लेटेस्ट स्पीड इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है हमने लिखा। लेकिन इस चीज को बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, ये जस्ट इनिशियली डिनोशन के लिए हमने लिख दिया। ठीक, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अगर हम नहीं लिखते तो हम एज्यूम कर लेते कि भाई ये यूनिट इसके अंदर में ही पहले से एज्यूम की हुई है। लेकिन एनीवेज हम इसको बार बार कंटिन्यू नहीं करेंगे, बस इनिशियल स्टेटमेंट में हमने लिखा, इसके बाद x और y की वैल्यू हम देंगे। अच्छा, अब देख लो, ये तो इसने दे दिया। अब इसके बाद बाकी क्या है, इक्वेशन बनाने के लिए इन लोगों ने दो कंडीशंस दिए हैं। तो कंडीशंस क्या है कि बोट कवर्स 96 किलोमीटर इन 16 आवर्स व्हाइल ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम। तो भाई डाउन स्ट्रीम जब बोट जाती है और अप स्ट्रीम बोट जाती है तो दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस तरफ पानी का बहाव है, यानी वाटर का फ्लो जिस डायरेक्शन में है, वाटर अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वाटर, तो हमारा बोट भी, अगर मान लो कि ये मेरा बोट है तो बोट भी हमारा इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या है, बोट की अपनी स्पीड है x, वाटर की अपनी स्पीड है y। तो अगर डाउन स्ट्रीम साइड में तो रिजल्टेंट स्पीड हो जाती है x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम स्पीड है। ठीक, अगर यही देखो पानी जा रहा है इधर के डायरेक्शन में, बोट जो है हमारा इधर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे है y, ये है x, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो वेलोसिटी हो जाएगी x माइनस वाई, यानी कि वेलोसिटी अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। ठीक, इसलिए क्योंकि इसमें ये जितनी दूर आगे जाना चाहता है पानी उसको उतना ही पीछे टानता है। तो कितना आगे जा पाएगा, जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा है, x की वैल्यू अगर y की वैल्यू से ज्यादा है तभी वो आगे जा पाएगा। नहीं तो आप देखना, कभी कभी आप जब तैरने अगर किसी को देखोगे नदी के उल्टी दिशा में अगर तैर रहा है, तो जब तक पूरा फोर्स लगा करके वो तैरता है तब तक वो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। जब वो थक जाता है, अपने आप को रिलैक्स करता है, तो पानी के बहाव के साथ में जाने लगता है। क्यों? क्योंकि पानी हमेशा से ही उसको अपने बहाव की स्पीड से खींच रही थी। वो जब तक अपनी पूरी ताकत से उस बहाव से ज्यादा स्पीड जनरेट कर पा रहा था तब तक वो आगे बढ़ रहा था। जब वो थक गया, उसने स्पीड जनरेट करनी बंद कर दी, तो अपने आप वो पानी की दिशा में जाने लगा। तो यहाँ पे क्या है कि बोट की स्पीड जो x है y से ज्यादा है, इसीलिए वो अप स्ट्रीम में जा पा रहा है। लेकिन कितना जा पा रहा है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर जा पा रहा है। जब पानी की दिशा में जाता है तो कितना जा पा रहा है, x प्लस वाई, यानी पानी भी अपने हिसाब से लेकर जा रहा है, बोट भी अपनी स्पीड से जा रहा है, तो x प्लस वाई। अब देखिए, ये दो चीज एक कॉन्सेप्ट है जो टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर है, उसमें आपको कवर किए जाएंगे, या मुझे लग रहा है कि क्लास 8 में शायद कवर हो चुके हैं, बट एनीवेज मुझे याद नहीं है। लेकिन आप अभी इसको समझ लीजिए, ये दो चीजें पता लग गई। अब इन्हीं दो चीजों को लेकर के हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन डेवलप करने हैं। इक्वेशन क्या है, बोट कवर्स 96 किलोमीटर इन 16 आवर्स। तो 96 किलोमीटर इन 16 आवर्स व्हाइल ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x प्लस वाई
यहाँ पे 96 किलोमीटर जा रहा है 16 आवर्स में, तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी 96/16। यही तो स्पीड होगी ना भाई, डिस्टेंस बाई टाइम। ओके, तो यहां से ये क्या मिला हमें, ये इक्वेशन मिला कि x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इक्वेशन आया। दूसरा क्या है, एंड इट कवर 16 किलोमीटर इन 8 आवर्स, यानी यहां पे स्पीड कितनी हो गई 16 किलोमीटर 8 आवर्स में। ठीक, तो 1 आवर में कितनी 16/20 वाइल ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम की स्पीड यहां से निकलेगी जो कि हमारी क्या है x माइनस वाई इक्वल टू कितना 16/8 2, तो दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हो गए दूसरा इक्वेशन। अब देखिए कितने सिंपल दो इक्वेशंस निकले हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन निकल गए। आप इनको सॉल्व कीजिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए और उस स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वही x और y का वैल्यू आएगा जो कि हमारे अननोन है। ओके, चलिए इसको फिर से एक बार आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट को। अच्छा, let us draw the graph of the following simultaneous linear equations and determine the coordinates of the point of intersection। देखिए अब जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी तो हमने फिर भी कॉम्प्लिकेटेड किया, पहले लीनियर इक्वेशंस डेवलप किए और इसके बाद में ग्राफ डेवलप किए, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। अभी जो प्रॉब्लम 5-6 प्रॉब्लम्स हैं इसमें डायरेक्टली लीनियर इक्वेशंस दे दिए गए हैं, आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं जस्ट नोट डाउन कर रहा हूं, इसको आप सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम्स हैं जस्ट लाइक x इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, 2 है y इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 3 है x प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2, 4 है 3x माइनस 5y इक्वल टू 16 एंड 2x माइनस 9y इक्वल टू 5। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ऑलरेडी इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनको एक्स वाई को एक्सपेंड करो, वैल्यू निकालो और इनको पॉइंट को पुटअप करो, ग्राफ प्लॉट करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालिए। एक्स इक्वल टू 0 बताइए ये किस चीज का इक्वेशन है, वाई एक्सिस का। जब x की वैल्यू 0 हो तो वो y एक्सिस का इक्वेशन है। दूसरी लाइन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, आप सॉल्व कीजिए। इसमें एक ट्रिक है, लेकिन चलिए आप कुछ चीजें मैं आपको बुक पढ़ने के लिए भी छोड़ रहा हूँ, आप समझ पाओगे, या आगे के प्रॉब्लम में हम देख लेंगे। y इक्वल टू 5 क्या है, एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ y एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, ये y इक्वल टू 5 ओ वाली लाइन हो जाएगी सीधी। इसके बाद इसको आप प्लॉट कर लो, x प्लस वाई, अब सॉल्व कर लो, इसको आसान है। इसी तरह और भी 5 प्रॉब्लम्स हैं,
लेट अस सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इक्वेशंस ग्राफिकली। वो भी मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ। आप जो कोई भी बुक फॉलो करते हैं, आप उस बुक से आप देखेंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने मतलब आपको दिखाता हूँ, इसमें शायद कुछ आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो ट्रिक आपको देखने को मिलेगा। ट्रिक नहीं है, कुछ ट्रिक बोल करके कुछ भी नहीं है। आप जो कॉन्सेप्ट जानते हो वो कॉन्सेप्ट गुड एनफ है सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बस यही है कि हर चीज को देखने के बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। तो आपको जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करो कोर कॉन्सेप्ट से, वो हमेशा ही हैंडी होता है। आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा अगर कोर कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो। लेकिन साथ ही साथ आपको अपना डायमेंशन को थोड़ा डेवलप करना होता है कि प्रॉब्लम देख करके मुझे लग जाए कि अच्छा ये तो ऐसे होना चाहिए। यानी कि अगर आप कहीं पे कोई गलती कर भी रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक समथिंग, तो आपको पता है कि नहीं यार ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना ये तो ऐसे ड्रॉ होनी चाहिए, ये कैसे गड़बड़ हो रहा है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। आप कैलकुलेशन फिर से रीचेक करते हो और आप प्रॉब्लम जो भी गलती है उसको सुधार लेते हो। ठीक, तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन साथ में डेवलप होनी चाहिए, तो वो भी हम बीच बीच में हाईलाइट करते रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम वैसा ही है। प्रॉब्लम है let us draw the graph of x by 3 plus y by 4 equal to 2 and calculate the area of triangle formed by the graph and the axes and write the area। ठीक, देखिए एक प्रॉब्लम है, इसको ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है, लेकिन मुझे पता है कि इस प्रॉब्लम का आंसर आएगा 12। इस प्रॉब्लम का आंसर आएगा 12। ठीक है, अब ये 12 आएगा, मैंने पहले ही बोल दिया। ये कैसे आप पहले बोल सकते हैं, चलिए ये चीज हम देख लेते हैं, कन्वेंशनली सॉल्व करते हुए देखते हैं इसको। आप इस इक्वेशंस को हमारे पास, आप जस्ट इसको साइड में रहने दीजिए, भूल जाइए कि अभी ये क्या है। आपको इस ग्राफ को सॉल्व करना है। x बाई 3 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 2, और आपकी वैल्यू इसको सॉल्व करोगे 12 आएगा। 4x प्लस 3y इक्वल टू 2 और 4x प्लस 3y इक्वल टू 24 और x इक्वल टू, मान लो कि ये एक इक्वेशन हो गया और आपको x के फॉर्म में अगर निकालना है तो 24 माइनस 3y बाई 4। ठीक, ये आपको x को इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, x और y के 3 या 4 पॉइंट, 3 पॉइंट्स निकालने हैं कम से कम, 1 2 3। यहाँ पे मान लो कि x की वैल्यू आप देख रहे हो कि 24 माइनस 3y बाई 4 है, और y यहाँ पे y, यहाँ पे ले लो इफ y इक्वल टू 0, देन क्या होगा, x इक्वल टू 24 माइनस 3 इंटू 0 बाई 4, 3 इंटू 0 0 हो गया, और 24 को डिवाइड कर दो 6, तो x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू हो गया 6। ठीक,
ओके, अब देखो यहाँ पे आप कोई दूसरा वैल्यू भी ले लो। एक चीज जो हम लोग शुरू से ही बोल रहे हैं कि y की ऐसी वैल्यू आप लोगे कि प्लस माइनस करने के बाद 4 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फ्रैक्शन में कुछ आए, फ्रैक्शन में प्लॉट करना डिफिकल्ट होता है। तो फिर आप मान लो कि यहाँ पे अब y की कौन सी ऐसी वैल्यू लें कि ये कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाए। देखो कुछ ना कुछ तो माइनस ही करना है आपको। ये 0 लेने पे 24 डिवाइड हो गया, फिर 20 डिवाइड हो सकता है, लेकिन 20 तो यहाँ पे आएगा नहीं। 3 y का वैल्यू 1 भी लोगे तो 20 नहीं आएगा। फिर 16 4 से डिवाइड होता है, तो 16 के लिए आपको 8 माइनस करना होगा। तो 8 तो आप कर नहीं सकते, y की वैल्यू 3 से मल्टीप्लाइड होगी, 2 भी लेते हो तो 6 आएगा, नहीं कर सकते। फिर 12 भी डिवाइड हो सकता है, तो 12 के लिए आप देखो कि इसमें से 24 में से 12 माइनस होगा। हाँ ये हो सकता है, y की वैल्यू आप 4 लो। इफ y इक्वल टू 4, y की वैल्यू आप 4 लोगे, देन x इक्वल टू क्या होगा 24 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4। देखिए हम खुद ही चीजों को हीट एंड ट्रायल से देख रहे हैं। इसके बाद 24 से 12 माइनस हो गई, तो 12/4 दैट्स इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ वैल्यू आएगी 3। ठीक, y की वैल्यू 4 तो x की वैल्यू आएगी 3। ओके, तो आपने देखा एक कितना आया 12 आया। फिर यहाँ पे 8 आने पर भी ये हो सकता था, तो 8 आने के लिए 16 माइनस करना होगा। तो 16 क्या माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से मल्टीप्लिकेशन में 16 नहीं आएगा कभी भी। तो ठीक है, 8 भी नहीं हुआ। फिर 4 के लिए यहाँ पे 20 माइनस करना होगा, तो 20 क्या माइनस हो सकता है? 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा? नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या 24 माइनस कर दो, टोटल का टोटल हो सकता है माइनस? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि -3 के साथ 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 24 हो जाएगा। तो इफ y इक्वल टू 8, देन x इक्वल टू क्या है 24 माइनस 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4, दैट्स इक्वल टू 24 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4, ऊपर में 0, दैट्स इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू अगर 8 आती है, y की वैल्यू क्या है 8 आती है, तो x की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक, ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए। अब इन 3 पॉइंट्स को लेकर के आप अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक, ये हो गया y o y डैश, x o x डैश, यहाँ पर भी एरो का साइन दे दो, एरो का साइन दे दो, एरो का साइन दे दो, एरो का साइन दे दो। ठीक, पहला पॉइंट क्या है, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 6, और y की वैल्यू क्या है 0 है, यानी कि ये x एक्सिस पे ही है। दूसरा वैल्यू क्या है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। तो 1 2 3, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। तो यहाँ पे 1 2 3, तो 3 पे आप ऐसे जाओ, और x की वैल्यू 4 है ना, तो 1 2 3 4, 4 की वैल्यू आओ, तो एक दूसरा पॉइंट आ गया आपका, ग्राफ पे आप प्लॉट कर पाओगे। लास्ट पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये हो गया पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट को आपस में मिला दो, तो एक क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन बना। ठीक, ये सब भूल जाओ बीच में जो हमने ड्रॉ किया, क्योंकि ये तो ग्राफ पेपर पे लाइंस होंगे, वहां से आप इनको ड्रॉ करना। तो आपने ए लाइन ड्रॉ किया, तो हमारा क्या था, लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय द ग्राफ एंड द एक्सिसेस। देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन इसके नीचे भी बहुत पीछे जा सकती है,
ये सामने भी इंफिनिटी तक जाएगी, ठीक है। लेकिन ये दोनों एक्सिसेस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में यही वाला पोर्शन आ रहा है, तो ए एक्सिसेस और इस लाइन के बीच में यही एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बात हो रही है, एरिया, तो एरिया निकालने के लिए बात हो रही है, तो आप देख लो ये राइट एंगल है, तो ए हो गया बेस, ए हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या हाइट बोलिए इसको, बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर, ठीक, इस तरह से। अब मेन मुद्दा ये है कि आपको बेस की वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बेस की वैल्यू का मतलब क्या, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये तो आपने ऑलरेडी निकाला है, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है 1 2 3 4 5 6, यानी बेस की वैल्यू हो गई क्या हाफ इंटू 6, हाइट ए वाला पॉइंट है, कितना डिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया 8। अब आप ओके एक सेकंड, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ओ ना ना ना, सही है, यहाँ पे मैंने ही ये कर दिया था, ओके ओके ओके, हाँ ये 24 आएगा, ये वैल्यू 24 आना चाहिए था, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। ये मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की थी, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप 2 से इसको ए करो 6, ये आएगा टोटल 24, 24 इज द एरिया आंसर, ओके। अच्छा अब देखिए कि यहाँ पे ये जो आंसर जो लास्ट में आया है, ये शुरू में ही हम गेस कैसे कर सकते हैं, ये तो कैसे हम सॉल्व करके यहां तक आए ये आप समझ गए, लेकिन इसका बड़ा ही जो सिंपल चीज है, जो मैंने अभी शुरू में मिस कर दिया था, शुरू में मैंने खुद भी मिस कर दिया इस चीज को, तो अच्छी बात है मैंने मिस किया, आप कभी इसको मिस नहीं करना, आप इसको समझ पाएंगे। x प्लस 3 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 2, इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 को इधर के साइड में लाएंगे तो 3 इंटू 2 प्लस वाई बाई में 4 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 6 प्लस वाई इक्वल टू 8 इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन है इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई में b इक्वल टू 1। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन with intercept of a and b on x axis and y axis respectively, ओके। इस चीज को आप याद कीजिए, याद करके रख लीजिए या फॉर्मूला की तरह नोट डाउन कर लीजिए। अगर किसी भी इक्वेशन को एक्स वाई के इक्वेशन को अगर आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये ध्यान रखिए 1, मैंने यहां पे 2 को मिस कर दिया था,
मैंने इसको 1 एज्यूम कर लिया था, इसलिए आंसर में गड़बड़ी आई थी। यहाँ पे देखिए 2 को अभी इधर मैं लेकर के चला आया, अब ये परफेक्ट इक्वेशन का फॉर्मेट है। तो अगर इक्वेशन का फॉर्मेट इस तरह से होगा तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद ए जो इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जिसकी क्वालिटी क्या है कि दिस स्ट्रेट लाइन विल हैव इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है ये काटेगी। ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इस लाइन का इक्वेशन है। तो ए लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटेगी, कितने डिस्टेंस पे काटेगी? ए काटेगी इस डिस्टेंस पे, एक्स एक्सिस को काटेगी एक्स इक्वल टू ए, और यहाँ पे ए जो वाई इक्वल टू बी, इस डिस्टेंस पे इसको इंटरसेप्ट करेगी, यानी कि इसको क्रॉस करेगी, इंटरसेप्ट क्रिएट करेगी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ इंटरसेप्ट ऑफ ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ऐसे केस में यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो एरिया क्या होगा? हाफ इंटू ए इंटू बी, दैट्स इक्वल टू हाफ ए बी। ठीक, तो जैसे ही यहां पे आप इसको देखो, इसको आप लिखो हाफ इंटू 6 इंटू 8, दैट्स इक्वल टू 24। तो अगर आपको जस्ट ये फॉर्मूला ध्यान में रहे और इस इक्वेशन को आपने इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर दिया तो इवन विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ आप जानते हैं कि इसका एरिया 24 आना चाहिए। और अगर आप ग्राफ सॉल्व करने के बाद में देख रहे हैं कि एरिया 24 नहीं आ रही है, यानी कि आपने कहीं पे कोई मिस्टेक की, जो कि मिस्टेक मैंने खुद यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए किया। और जब आंसर मुझे ग्राफ को मैंने अच्छे से प्लॉट किया, लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन में मैंने गड़बड़ी की और अल्टीमेटली मैं प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ही उसको आइडेंटिफाई कर पाया। एक्चुअली जो मैं आपको सिखाना चाहता था वो गलती मैंने खुद ही की, और इस तरह से अच्छी बात यह है कि आपने सीख ही लिया होगा कि गलती कैसे पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन और है जो हम लेते हैं, इसके बाद कुछ मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन है, लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3 equations x equal to 4, y equal to 3 and 3x plus 4y equal to 12, and determine the area of triangle formed। ठीक है, बोल रहा है कि 3 इक्वेशंस है, इनको ग्राफिकली प्लॉट कीजिए और उसके बाद एक प्लॉट करने पे जो ग्राफ में जो ट्रायंगल बनता है उसकी एरिया निकालनी है।
चलिए, ये तो लग रहा होगा भाई कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, बड़ा आसान है। सबसे पहले x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 आप समझ रहे हो कि एक ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है, y इक्वल टू 3 यानी एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक। एंड 3x प्लस 4y, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो हमारा सॉल्यूशन सब करेंगे। x इक्वल टू 4 को हम रहने देते हैं एज इट इज, y इक्वल टू 3 को रहने देते हैं। इन द सेंस ऐसा नहीं है, आप इसको ब्लॉक करके आप इस तरह से x और y करके आप वैल्यू प्लॉट करो। x की वैल्यू 4 4 4 रहेगी, y की वैल्यू आप 0 रखो, -4 रखो या 6 रखो। इसी तरह y की वैल्यू जो है वो आपकी फिक्स रहनी है, x और y की वैल्यू 3 3 3 ये तो फिक्स रहनी है, और x की वैल्यू आप 0 ले लो, -3 ले लो और +3 ले लो। आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि पैरेलल लाइन ही आती है। ये जो दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, देखिए यहाँ पे 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 होता है, यानी कि 12 के फैक्टर्स हैं 3 और 4, यानी कि ये इनवाइट कर रहा है कि इसको x बाई ए और y बाई बी के पैटर्न में इसको ब्रेक करें। तो इसको 3x बाई 12 प्लस 4y बाई 12 इक्वल टू 1 और x बाई 4 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन आया। अब देखिए, अब इसको मुझे प्लॉट करना है, तो सबसे पहले तो मैं, चलिए ये हमारा y o y डैश x o x डैश, ठीक। पहला है x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 1 2 3 4, x इक्वल टू 4। आप लाइन एक प्लॉट करो यहाँ से, x इक्वल टू 4, ये लाइन चली गई, ये x इक्वल टू 4 वाली लाइन है। दूसरी लाइन है y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 1 2 3। इस तरह से एक दूसरी लाइन आप ड्रॉ कीजिए जो y इक्वल टू 3 है, ये लाइन हो गई y इक्वल टू 3, तो ये दो लाइन ऑलरेडी ड्रॉ हो गए। तीसरी लाइन है x बाई 4 y बाई 3, तो इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस पे यहाँ पे 1 2 3 4, यानी इस पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करेगा, और y एक्सिस पे 3 पे, तो y एक्सिस का मतलब 1 2 3, यानी यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि ये जो लाइन है ये इस तरह से आने वाली है। इसको आप ऐसे और ऐसे लेकर के चले जाओ। अब बोला जा रहा है कि 3 लाइन्स, यानी x इक्वल टू 4 यानी कि जो a वाली लाइन है, y इक्वल टू 3 यानी कि जो a वाली लाइन है, दिस लाइन और a लाइन के बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, बस a वाला एरिया, दिस इज द ट्राइंगल। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना बड़ा आसान है भाई। ये देखो, ए वैल्यू कितना था, यहां से यहां 4 था, यानी कि ए वैल्यू भी 4 हो गया। यहां से यहां ए वैल्यू क्या थी, 3 थी, यानी कि ए वैल्यू भी 3 हो गई। तो ये देखो, ये तो एक राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, बेस हो गया 4, हाइट हो गई 3, तो ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट्स इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 3, तो हाफ इंटू 3। अच्छा, इसको एक कर देता हूँ थोड़ा अच्छे से। ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हो गया 4, हाइट हो गया 3, 2 इंटू 2, दैट्स इक्वल टू 6 स्क्वायर्ड यूनिट। हो गया आंसर, ग्राफिकली सॉल्व हो गया। तो ये प्रॉब्लम देखने में लग रहा था कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं।
चलिए अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, फटाफट इनको देख लेते हैं। अच्छा, इस चीज को आप फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्या प्रॉब्लम था हमारा। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इज, देखिए द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इज, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज। आप देख लीजिए इसमें सिर्फ y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 0 किस पे होती है, मतलब इस इक्वेशन में y है ही नहीं, यानी कि y नहीं है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू आप इसमें 0 नहीं है, इनफैक्ट कुछ भी आप रख सकते हो। यहाँ पे देखिए x को आप लिख सकते हो x इक्वल टू -3/2। आप x की वैल्यू फिक्स रखेंगे और y की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, तो x की वैल्यू फिक्स रखेंगे। ये कब होता है, जब x की वैल्यू हम फिक्स रखते हैं और y की वैल्यू कुछ भी रख लेते हैं, यानी y ऊपर से नीचे तक कुछ भी मूव करेगा, लेकिन x का डिस्टेंस फिक्स है। तो आप इसको बड़ा सिंपल सा ये देख लो, x की वैल्यू मान लो कि ये -3/2 पे, अच्छा ये दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, -3/2 पे x की वैल्यू है, ये वैल्यू अब इससे बढ़ने वाली नहीं है, y की वैल्यू इसके ऊपर बढ़ते जाए, y की वैल्यू इसके नीचे बढ़ते जाए, लेकिन हर जगह पे x की वैल्यू यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये ऐसी रहने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन क्या है, ये डिस्टेंस इतना ही रहने वाला है, कांस्टेंट है। तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। इसके ऑप्शंस भी वही हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दिस एंड दैट। तो हम देख रहे हैं कि ये भाई पैरेलल टू वाई एक्सिस है। चलिए फिर दूसरा ऐसे ही है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ए वाई प्लस बी। अब देखिए, अब इक्वेशन है द ग्राफ ऑफ इक्वेशन ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0। अब ये पूछ रहा है कि ये क्या है, भाई ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसी लॉजिक से, ठीक है। तीसरा है द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज, चलिए ये भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इज, अब इसके ऑप्शंस में लिखता हूं क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम हमारे लिए भी नया है, अभी तक ऐसा डिस्कस नहीं किया। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा पैरेलल टू वाई एक्सिस, तीसरा पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, चौथा पासिंग थ्रू, चौथा है पासिंग थ्रू पॉइंट 2, ठीक है। अच्छा देखिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता तो वाई वाला कंपोनेंट इसमें नहीं होना चाहिए था ना, एक्स वाला कंपोनेंट नहीं होना चाहिए था, सिर्फ वाई वाला कंपोनेंट होता, ठीक। तो ये तो नहीं है, पैरेलल टू वाई एक्सिस होने पे सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट होता,
y वाला कंपोनेंट नहीं होता तो a भी नहीं है। अब बाकी बचा ये दो, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब वैल्यू क्या होता है, 0,0। अच्छा, तो जस्ट वैल्यू पुट करके देख लो। x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 तो ये 0 हो गई, तो 3y इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू भी 0। तो इसकी पॉसिबिलिटी तो है भाई, चांसेस है। अब पासिंग थ्रू 2o, तो 2 और 2,0, 2,0 का वैल्यू इसमें पुट करके देखो कि वैल्यू 0 आती है क्या। तो x की जगह पर 2 पुट करो तो 4 हो गया, प्लस y की जगह पर 0 पुट करोगे तो 3 इंटू 0 0, तो 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 तो 4 होता है, 0 नहीं होता है। ठीक, तो यानी कि a वाली वैल्यू गलत है, a सही है। ओके, अच्छा, अब इसके साथ में ही आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई इक्वेशन ऐसा हो कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में हो, देन इट passes through ओरिजिन। ये भी एक चीज है, इसको नोट डाउन करके आप रख लो, ठीक है। ओके, let us write the coordinates of point of intersection of graph of the equation and the x-axis. Let us write the coordinates of the point of intersection of graph of the equation and the y-axis. Let us write the area of triangle formed by the graph and the axis. Let us write the distance of point from the x-axis and y-axis. Let us write the angle derived from equation xy in positive direction of the x-axis. ओके, देखिए अभी मोर और लेस जितने भी वैरायटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमने सारे कवर अप कर लिए, सबके कॉन्सेप्ट्स को भी समझा और उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो एक ही कॉन्सेप्ट्स के रिपीटेशंस हैं, तो उनको आप जैसे ही प्रॉब्लम को गो थ्रू करेंगे और आप कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखिए, जिस तरह से हमने सारी चीज़ों को सॉल्व की हैं, बाकी सारे सॉल्यूशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप पूरे वीडियोस को आप बीच से ना देखें, क्योंकि हमने हमेशा जब भी ये किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा सीरीज में एक्सप्लेन किया है। यानी कि जो फर्स्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, डिस्क्राइब किया, उसी को सेकेंड क्लास में इलाबोरेट किया, उसी से प्रॉब्लम सॉल्व किए, और थर्ड और फोर्थ क्लास में भी उसी के रेफरेंस में सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर अचानक से बीच में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो आपसे मेरा यही कहना है कि आप किसी भी चैप्टर के सारे क्लासेस को आप स्टार्टिंग से देखिए। हाँ, क्लासेस लंबी हो रही हैं, मुझे पता है, मैं भी समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से आपको समझा सकूं, ताकि आपको दोबारा कहीं दूसरी जगह पे इस चीज को लेकर के एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े। तो इसीलिए आपको इन सारी वीडियोस में ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स आप जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किए या आपके रेफरेंस बुक में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप देखेंगे कि सब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी जनरली जो कि इन कॉन्सेप्ट से बाहर हो या इससे रिलेटेड ना हो। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं तो आप सारे प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ अगर कन्फ्यूजन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कभी डाउट क्लियरिंग क्लासेस लेकर के उसको क्लियर करने का।